101 वर्ष के वृंदावन से आ रहे हैं स्वामी महामंडलेश्वर जी। हम उन सबको खड़ा होकर आपको नमन करते हैं। महामंडलेश्वर जी 101 वर्ष के आज वृंदावन से चले आ रहे हैं, आपको नमन है। कृपया आइए। श्री नारायण स्वामी जी कृपया आगे आइए। बहुत अब हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। 101 वर्ष महामंडलेश्वर श्री नारायण नित्यानंद जी नारायण जी स्वामी जी आइए। इट इज़ ए एग्जाम्पल कि किस तरीके के शरदो जीवित शरणम, जैसे वो कहते हैं ना, हमको 100 वर्ष तक हम जीवित रहें, स्वस्थ रहें, तो उसकी एक एग्जाम्पल है। उत्तराखंड से श्री R.C. अग्रवाल जी आए हुए हैं, इसी तरीके से कलकत्ता से भी आने वाले हैं, और बहुत सारे हमारी ब्रांचेस के लोग यहाँ आए हुए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और ये आ गए हैं गुलजार मेहतवी साहब भी आ गए, वो भी आ गए। देखिए वो ही इज़ ए 91 ईयर्स ऑफ ओल्ड, और वो 61 कंट्रीज़ के अंदर घूमे हुए हैं। 61 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स ने उनको अवार्ड किया है। अभी उनके जन्मदिन पर वाइस प्रेसिडेंट महोदय हमारे इंडिया के वहाँ गए थे और उन्होंने सम्मानित किया था। वो हमारे मध्य में हैं, और इस प्रकार से हमारी पूरी लिस्ट जो हमारे 9 अवार्डीज़ हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। ये रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि प्रारंभ में वंदे मातरम होगा, उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा, उसके बाद संस्था की ओर से वेलकम एड्रेस होगा हमारे प्रेसिडेंट की ओर से। फिर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं गिरीश गुप्ता जी, वो अपनी संस्था के बारे में 2 मिनट कुछ बतलाएंगे, अपनी संस्था की हिस्ट्री इतिहास उसका बताएंगे। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी होगी, और ये कार्यक्रम 4:45 तक चलेगा। मेरा सभी से निवेदन है कि उस समय तक प्रतीक्षा अवश्य करें, बैठें। उसके बाद एक हाई टी का कार्यक्रम है, वो बिल्कुल इसके बैक पर ही जो दालान है उसमें किया गया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज रक्त खर कर वाले, अबला के नो माए तो बले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वं हि प्राण शरीरे, बाहुते तुमि मां शक्ति, हृदय तुमि मां भक्ति, त्वं रई प्रतिमा गढ़ि मंदिर मंदिर मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहदाहरिणीं, कमलदल विहारिणीं, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां, अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे
मातरम श्यामलां सहृदां सुषितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की। हमारी रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट माननीय डॉक्टर टी.एन. चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। श्री चतुर्वेदी जी, डॉक्टर गिरीश जी से मेरा निवेदन है कि वो चतुर्वेदी जी को जरा मंच तक लें। डॉक्टर वी.डी. अग्रवाल हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं और आकर अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर वी.डी. अग्रवाल। डॉक्टर सुशील चंद्र जी हमारी अवार्ड सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। डॉक्टर सुशील चंद्र जी। हिज एक्सेलेंसी मॉरिशस के जगदीश गोवर्धन जी, मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। क्या वहाँ के हाई कमिश्नर हैं और वहाँ पर पहले वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं मॉरिशस के। श्री आर.एस. गोयल जी हमारे ट्रेजरर हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। श्री जे.एस. चौधरी, ये चेयरमैन ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। हमारे आज के दो गेस्ट, चीफ गेस्ट डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो भारत सरकार के संस्कृति और टूरिज्म मंत्रालय के मंत्री हैं, और प्रोफेसर आर.एस. कथेरिया, जो एचआरडी मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। वो अभी कुछ समय में आने वाले हैं, तो जब आएंगे तो उनको तब कॉल कर लेंगे। अब आगे के कार्यक्रम में हमारी संस्था के जनरल सेक्रेटरी गिरीश गुप्ता जी, आप भी आ जाएं और मंच पर आसन ग्रहण करें। हमारे ट्रेजरर हैं गौरव गुप्ता जी, आप मंच पर आ जाएं। मंच पर जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करें। मेरे लेफ्ट साइड में दीप लगा है, तो दीप प्रज्वलन। जो सामने आप लोग फोटो देख रहे हैं, इस संस्था के संस्थापक का फोटो है। उनको फूलमाला अर्पण कर रहे हैं सभी हमारे साथी। जनरल सेक्रेटरी श्री गिरीश जी, अब रेस्पेक्ट ऑफ
रेस्पेक्ट इंडिया इंटरनेशनल के रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देंगे कि कैसे ये कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं। श्री गिरीश जी। धन्यवाद श्री ईश्वर दयाल जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म विभूषण श्री टी.एन. चतुर्वेदी साहब, हिज एक्सीलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ मॉरिशस मिस्टर गोवर्धन, जे.सी. चौधरी आकाश इंस्टीट्यूट के CMD, यहाँ पर सभागार में उपस्थित देश की विभूति, जो विभिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों ने आउटस्टैंडिंग वर्क किया और ये संस्था को सौभाग्य होगा कि वो वसुंधरा रत्न से उनको अलंकृत किया जाएगा, उन सब के ही चरणों में हम नमन करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए वरिष्ठ जन, युवा जन जो यहाँ मौजूद हैं, उन सब का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। देश की सबसे पुरानी संस्था रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल, जो बुजुर्गों के प्रति सम्मान, उनका स्वाभिमान और उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा, उनके माल की भी सुरक्षा, उनकी हेल्थ की भी सुरक्षा, इस अभियान के लिए ये रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल पिछले 53 वर्षों से कार्य कर रही है। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, उसको हमारी युवा पीढ़ी उसको भूल रही है और ऐसी स्थिति आ गई कि अपने माँ बाप को ही घर से निकालने के लिए बच्चे हिचक नहीं रहे। बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं तो उसका लाभ उठाकर उनकी देखरेख करने वाले लोग ही कभी कभी उनकी हत्या कर देते हैं और एक विकट संकट हमारे समाज में पैदा हो गया है। किस तरीके से हम इसको टैकल करें, किस तरीके से सुसंस्कृत करें अपनी युवा पीढ़ी को, ये एक प्रश्न है। हमने जो आमंत्रित किया था, आज यहाँ भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्री के इस संस्कृति के प्रति, भारत की जो संस्कृति है उसके प्रति वो देखें किस तरीके से कायम रहे। भारतीय संस्कृति का जो असर है वो हमारे युवाओं पर रहे। जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका असर होता चला जा रहा है और हम अपने मूल गुणों से पीछे होते चले जा रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, उनको हम भुला नहीं सकते। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर सोम दीक्षित जी भी हैं, उनको पिछली साल हमने अवार्ड किया था। अभी भी 88 ईयर्स की दौरान भी ही पूरे सक्रिय हैं और बहुत सारे कार्यों में उलग्न हैं। इसी बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं इस अवार्डीज में 101 वर्ष के भी वृंदावन से हमारे स्वामी जी महामंडलेश्वर जी पधारे हैं। दहलवी साहब 91 ईयर्स के भी, देखिए कितने, क्या पर्सनैलिटी है, क्या तंदुरुस्ती है, क्या रौनक है। एक बहुत ही बड़ी शेर व शायरी, आप पूरे विश्व में घूमे हुए हैं और उनका रिकग्निशन होता है। अभी इनके जन्मदिन पर भारत के उपराष्ट्रपति इनके घर पर पहुंचकर उनको सम्मानित किया था। तो ऐसी ऐसी विभूति हैं जो, और ऐसी जो इनका कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, हम उसको भूल नहीं सकते। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए ये संस्था कार्य कर रही है और सन 62 से निरंतर इस प्रकार के आयोजन किया। सामाजिक नागरिक अभिनंदन बुजुर्गों का किया, जिससे एक समाज में एक चलन हो जाए। और हमको खुशी है कि इसका जो अभ्यास, इसका जो परंपरा 1962 से शुरू हुई थी, उसको बहुत समाज के हर वर्ग ने उसको अपनाया है और जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। हम इस बीच में, हमारे बीच में जो उपस्थित जो वरिष्ठ जन हैं,
उनका भी हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं, उनके विचारों से अवगत होना चाहते हैं। इसलिए मैं अधिक ना बोलकर केवल इतना ही बोलता हूँ कि एक कवि ने लिखा है, सिर पर रखते धूप पैरों पर छाया करते, पेड़ अपने को यूं ही नहीं तपाया करते, काश बच्चे भी समझते दर्द का ये रिश्ता, तो बुजुर्ग कभी आंसू नहीं बहाया करते। तो ऐसी परंपरा शुरू हो कि बुजुर्गों को कभी आंसू ना बहाना पड़े, वो सम्मान के साथ रहें और बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के उद्देश्य से ये संस्था काम कर रही है। धन्यवाद। हमारे बीच में ये काउंसिल ऑफ पैलेस्टीन के भी आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में जो पिछले अवार्डी नरेश अग्रवाल जी थे वो आए हुए हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और भी हमारे एडमिरल साहब आए हुए हैं, बहुत सी संस्थाओं के प्रतिनिधि आए, टाइम टू टाइम हम उनका रिकॉग्निशन करेंगे। अभी मैं अनुरोध करूंगा ईश्वर दयाल जी से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी अवार्डी, गेस्ट और उपस्थित सभी हमारे साथी, मैं माननीय टी.एन. चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपना स्वागत भाषण उद्बोधन दें। माननीय चतुर्वेदी जी। His Excellency डॉक्टर जगदीश्वर श्री गोवर्धन जी, हमारे मंच पर उपस्थित सब हमारे सहयोगीगण, और या कहना चाहिए कि डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश गुप्ता के जो रेस्पेक्ट एज इंडिया इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी हैं और कार्यकर्ता हैं, तथा अन्य सहयोगीगण, उनके तो विशेषतया सहयोग, उनको काफ़ी उनमें ऊर्जा है और वो सबको साथ लेके चलते हैं। उनके पूज्य पिता ने और हमारे जितने भी, मैं क्षमा चाहूँगा, जो हमारे संत महात्मा हैं और जितने भी यहाँ पर जो हमारे अवार्डी हैं इस वर्ष के और पिछले, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ और विशेषतया जो मॉरिशस के हमारे हाई कमिश्नर हैं और साथ ही साथ जिन लोगों का आज हम सम्मान करने जा रहे हैं आज के इस आयोजन में, ऐसे हमारे अन्य मित्रों का आप सबका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय चतुर्वेदी जी, आपका हमें हमेशा आशीर्वाद भी मिलता है और हमारी संस्था के अध्यक्ष भी। अब हम ये सम्मान समारोह का अवार्ड सेरेमनी प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर स्वामी नारायण जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएँ और उधर एक बराबर में हमने चेयर रखी है, उस पर अपना आसन ग्रहण करें। कठेरिया जी मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री। दीक्षित जी, सोमनाथ दीक्षित जी, आप मंच पर आएं और महामंडलेश्वर जी का परिचय लोगों को कराएं। सम्मानीय मंच, जहाँ पर अध्यक्ष टी.एन. चतुर्वेदी जी और हमारे मानव संसाधन राज्य मंत्री श्री कठेरिया जी और श्री जगदीश्वर गोवर्धन जी जो मॉरिशस के हाई कमिश्नर हैं, तथा मंच पर आसीन सभी लोगों को मैं विनम्र प्रार्थना और करते हुए सबसे पहले परिचय दूंगा हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर जी का, जिनकी आयु इस समय 101 वर्ष है, 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितनी कर्मठता और क्रियाशीलता हम लोगों को आशीर्वचन सुनाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उनके पास है। अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी नारायणानंद जी महाराज परमहंस, जो निवासी हैं श्री नारायण आश्रम वृंदावन मथुरा के, और जिनकी आयु 1914 के जन्म के अनुसार मैं बतला चुका हूँ,
बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वो केवल अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में समाज को बहुत तरह से प्रभावित कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वो संस्थाएं जो हैं, वो संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री नारायण आश्रम ट्रस्ट के, श्री नारायण वेद वेदांत संस्कृत महाविद्यालय के, श्री नारायण महिला बाल कल्याण समिति के अनाथालय के, और उसके अतिरिक्त श्री अखंड नारायण अन्न क्षेत्र जो 400 से 1000 लोगों को दैनिक संत सेवा करता है। श्री नारायण महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी चलाते हैं। श्री अखंड नारायण गौ सेवा संस्थान और श्री अखंड नारायण भागवत सेवा समिति और श्री नारायण आश्रम का निर्माण 1956 में उन्होंने किया था। उसके बाद से ही सभी संस्थाएं वे संचालित कर रहे हैं और सभी संस्थाएं दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर बढ़ती जा रही हैं। वो आजकल अध्यक्ष हैं अखंड अखाड़ा परिषद के और संस्थापक संरक्षक हैं श्री वृंदावन आश्रम प्रमुख संघ विरक्त सन्यासी परिषद के भी। तो इतने महान व्यक्तियों को आप आज देखेंगे। मैं विनम्र निवेदन और हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है, उसमें एक से एक बड़ी विभूतियां आपके समक्ष भी आएंगी। मैं चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि वो महामंडलेश्वर जी को शाल अर्पण करें। माननीय कथेरिया जी उनको अवार्ड वसुंधरा रत्न अवार्ड दें। हिज एक्सीलेंसी मॉरिशस के गोवर्धन जी उनको अभिनंदन पत्र भेंट करें। अब मैं शीला झुंझुनू वाला को बुला रहा हूँ, आप यहाँ बैठो। मेरा महामंडलेश्वर जी से करबद्ध प्रार्थना है कि 2 शब्द आशीर्वाद के, आशीर्वचन के हमारे बारे में भी कहें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी नित्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत एक बात, अभी मेरे 5 मिनट नहीं हुए भाई, ठीक। मैं 5 मिनट से 4 मिनट बोलूँगा, 1 मिनट आपको दान में दे दूँगा। मैं आपका वैसे खींचातानी करके समय नहीं लूँगा। मैंने सच्चिदानंद भगवान की आपको एक जयकारा बुलवाया, लेकिन आपके जयकारे से हम संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ की उपस्थिति से संतुष्ट हैं,
पदाधिकारियों से संतुष्ट हैं, कार्यक्रम से भी संतुष्ट हैं, लेकिन जयकारा आप लोगों का बड़ा एक मरियल रहा, जैसे कोई अधमरा आदमी बोलता है ऐसे आपने जयकारा लगाया। जयकारा से क्या होता है, एक हमारे अंदर ऊर्जा आती है, एक हमारे अंदर आत्मबल आता है। जब जयकारा हमारा मलियल रहेगा तो जीवन भी हमारा जानदार नहीं बनेगा। अब कहना क्या, मंच पर उपस्थित जितने भी विद्वत जन हैं, सम्माननीय पुरुष हैं, मैं नाम तो सबका बता नहीं, हाथ पैर तो मारेगा तो मैं हाथ पैर मारूंगा, क्योंकि अपने को डूबने नहीं दूंगा। अब ये है संस्था। संस्था माने संगठन के होते हैं। संगठन का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, एक चांदनी होती है, उसमें जो ऊपर एक छाया के लिए, बरसात बचाने के लिए, धूप को बचाने के लिए एक कपड़ा ताना जाता है, उसको चांदनी बोलते हैं। चांदनी अगर सोचे कि मैं बांसों को साथ लेके ना चलूं, तो अकेले वो चांदनी किसी की ना छाया बचा सकती है, ना धूप बचा सकती है, ना बरसात बचा सकती है, ना शीत बचा सकती है। बांस कहे कि मैं अकेले तीर मार दूंगा, अकेले किला फतेह कर लूंगा, रस्सियों को साथ लेके ना चलें, तो वो बांस भी किसी के काम के लायक नहीं रहेंगे, किसी के सिर पर गिर जाएंगे, सिर फोड़ देंगे। तो बांस रस्सियों को साथ लेके चलते हैं। रस्सियां सोचें, ये 2-2 पैसे के खूंटे, इनको साथ लेके कौन चले? अगर वो खूंटों को साथ लेके रस्सियां नहीं चलेंगी, रस्सियों को लेकर के बांस नहीं चलेगा, तो चांदनी किसी के काम के लायक नहीं रहेगी। इसी प्रकार से ये संस्था, ये संगठन है। अगर हम संगठित होकर न चलेंगे, छोटों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारी संस्था धराशायी हो जाएगी। इसलिए न तो खूंटे छोटे हैं, न रस्सियां छोटी हैं, न बांस छोटे, न चांदनी छोटी। अपनी अपनी जगह पर सबका एक महत्व है। एक कहीं किसी मास्टर के पास बाजा सीखने के लिए गया, कहा मास्टर साहब मैं आपसे बाजा सीखना चाहता हूं। उसने कहा तुम कुछ बाजा बजाना थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं? उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। कहा तुमसे 100 रुपया जो है महीना लेंगे। दूसरा व्यक्ति गया, उसने कहा मास्टर साहब मैं भी आपसे बाजा सीखना चाहता हूं। मास्टर ने पूछा कुछ थोड़ा बहुत बाजा बजाना बुझूना जानते हो कि नहीं? उसने कहा मैं सीधा सरगम बजा लेता हूं, उल्टा सरगम बजा लेता हूं। मास्टर ने कहा तुमसे 200 रुपया लेंगे महीना। मास्टर ने जब ये कहा तो उस व्यक्ति ने कहा तुमने गजब कर दिया, कितना अंधेर है, ये कुछ नहीं जानता, इससे आपने 100 रुपया महीना, और मैं बहुत कुछ जानता हूं, सीधा सरगम बजा लेता हूं, उल्टा सरगम बजा लेता हूं, हमसे 200 रुपया। मैंने इतना अंधेर खाता कहीं नहीं देखा। मास्टर ने कहा सुन लो, पहले 100 रुपया तुमने उल्टा सीधा जो सीखा है उसके खुरचवाई के लेंगे, और 100 रुपया लेंगे सिखवाई के। क्यों? उल्टा सीधा जो तुमने टेप किया उसको बिना खुरचे हुए अगर मैं टेप करना चाहूंगा
तो टेप नहीं हो पाएगा, इसे तुमसे लेंगे 200 रुपया। इसी प्रकार से हम लोग ये नहीं कहेंगे, लेकिन किसी का अंतःकरण बिल्कुल कोरा होता है और किसी के अंतःकरण पर प्रिंट हो चुका होता है। हमारी विदेशी संस्कृति का कुछ प्रिंट हो चुका है, जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो धराशायी कर दिया। शास्त्रों में आया है, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो और बलम। जो अपने बड़ों को अभिवादन करते हैं, सम्मान करना बात अलग और सेवा करना बात अलग। सम्मान करना नित्य प्रति बड़ों को प्रणाम करना, जैसे भगवान राम करते थे। प्रातः समय उठ के रघुनाथा, ना वह मात पिता गुरु माता, ये सम्मान हुआ। सेवा आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना सेवा, और अभिवादन करना ये सम्मान। तो बड़ों का सम्मान भी होना चाहिए और उनकी सेवा भी होनी चाहिए। ये नहीं मैंने सम्मान तो तुम्हारा कर दिया, माला तो पहरा दिया, लेकिन सेवा न करूं, तो केवल माला पहनने मात्र से सम्मान तो हो गया, और सेवा करना, आज्ञा पालन करना। इसलिए मैं इस संस्था को आशीर्वाद देता हूं, अंदर से आशीर्वाद देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत सुंदर सुचारू रूप से चल रहा है। आगे मैं ज़्यादा न कह करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। क्यों समय दिया गया। एक लड़की विदा हो रही हो और वो विदा होते समय रोए, तो घड़ी में देख देख के रोएगी या वैसे रोएगी? घड़ी में देख देख करके कितना रोएगी? बार बार रोती जाए, घड़ी देखती जाए, बार बार रोती जाए, घड़ी देखती जाए। तो भाई, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को ये खुट्टू खुट्टू करें और तब मैं बंद होऊं, और खुट्टू खुट्टू करने पर भी बेशर्माई करूं, तब ये मेरा छीन ले। इसके छीनने से पहले मैं इनको दे दूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम्। एक बार जयकारा अगर हम बुला दें तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा और आपको भी एक नई शक्ति मिलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। स्वामी नारायणानंद जी परमहंस के मुखारविंद से इतना सुंदर प्रवचन सुन रहे थे। उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया और उसके अंतर्गत ये बताया गया कि अभिवादनशीलस्य को कौन कौन से गुण मिलते हैं। आयुर विद्या यशो बलम, ये चारों गुण प्राप्त हो जाते हैं। बड़े प्रसन्नता की बात है कि भारत के संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा जी उपस्थित हो गए हैं। प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि मंच तो आज मंच होता है, कई बार 3 चीफ गेस्ट होते हैं या वीआईपी होते हैं, 1-2 नहीं आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया वो सभी मंच पर उपस्थित हैं। ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। मैं इसके लिए उन सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे बीच में पद्मश्री बहन शीला झुंझुनवाला जी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर आ जाएं और उस कुर्सी पर अपना आसन ग्रहण करें। अभी आपने अभिवादनशीलस्य के गुण सुने थे, तो साक्षात शीला बहन
ऊपर आ रही हैं और शील को सबसे बड़ा गुण कहा गया है। सारे गुण, सारी ह्यूमन वैल्यूज़ शील शब्द के अंतर्गत निहित हो जाती हैं। श्रीमती शीला झुनझुनवाला जी एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। जीवन के 9वें दशक को लगभग पार कर रही हैं और उनका जन्म 6 जनवरी 1927 को हुआ था। वो एमए अर्थशास्त्र हैं, एलटी हैं यानी बच्चों से और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, साहित्य रत्न हैं प्रयाग महिला विद्यापीठ से और विदुषी भी हैं। वो लेखिका, संपादिका, अर्थशास्त्री और समाज सेविका सभी कुछ एक साथ हैं। मेरे लिए तो और भी परम सौभाग्य की बात है कि मैं उनके सानिध्य में रहता हूं और वो हमारी संस्था सूर्या संस्थान, जो सूर्याशा पॉलिटेक्निक को भी चलाती है गरीब बच्चियों के लिए, उसकी अध्यक्षा भी हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 1960 से 1965 तक धर्म में वो महिला पृष्ठों का कुशल संपादन करती रही हैं। मुंबई से दिल्ली आ गईं और उन्होंने सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की महिला पत्रिका अंगजा का संपादन 1966 से 69 तक किया और उसके बाद कादम्बिनी की संयुक्त संपादक के रूप में वे 1970 से 75 तक जुड़ी रहीं। साप्ताहिक हिंदुस्तान की प्रधान संपादक भी बन सकीं 1975 से 80 तक और 80 से 85 तक वे हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ निरंतर जुड़ी रहीं। वो इंग्लिश पत्रिका मनी मैटर्स की कार्यकारी संपादक 1986-87 में रहीं और द इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत मशहूर पत्रिका है, उसकी एडवाइज़र 1988 से लेकर लगातार आज तक चल रही हैं। वो लेखिका हैं, बाल साहित्य की अन्य पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं, नाटकों एवं फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं और पुरस्कार तो उन्हें अनेक मिल चुके हैं। मातृश्री पुरस्कार, लोहिया पुरस्कार, राजस्थान रत्न, रोटरी रत्न, हिंदी अकादमी दिल्ली से भी पुरस्कृत हो चुकी हैं और वर्तमान में अध्यक्ष वो हैं टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन की और अध्यक्ष हैं वो सामाजिक संस्था प्रियदर्शिनी की। साउथ एक्सटेंशन में निवास करती हैं। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं 55 वर्ष से उच्च पदासीन उत्कृष्ट पत्रिकाओं के पत्रकारिता के रूप में। 200 वर्ष के पत्रकारिता के इतिहास में वो एकमात्र महिला हैं जिन्होंने संपादन किया है इतनी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं का। और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करेंगी लेकिन सारे जग को भी वो सेवा करना चाहती हैं और उन कार्यों में बराबर लगी रहती हैं। लड़कियों के कौशल विकास के प्रशिक्षण में जीती जागती ज्वलंत आदर्श समाज सेविका के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया है। स्वस्थ जीवन, जीवन शैली सुधार, छात्रवृत्तियां और आर्थिक योगदान देकर वृद्धाश्रमों में भी भोजन आदि की सुविधा प्रदान करती हैं। नवोदित लेखकों, कलाकारों को भी प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। तो ऐसी विदुषी महिला को सम्मानित करते हुए रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। मैं माननीय कथेरिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो उनको शाल पहनाएं। डॉक्टर महेश शर्मा जी उनको वसुंधरा रत्न अवार्ड से सम्मानित करें और गोवर्धन जी उनको अभिनंदन पत्र दें। परम सत्य स्वामी जी, डॉक्टर महेश शर्मा, मंच पे बैठे हुए मेरे सभी साथी,
और महानुभाव आदरणीय लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी सुधीजन, सबसे पहले तो मैं इस संस्था के प्रणेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही उन सब लोगों को भी जो इतने वर्षों से इस संस्था को चला रहे हैं। कहते हैं कि उम्र का सम्मान करना बहुत अच्छा, भी स्वामी जी ने बहुत ही बढ़िया बातें कही और उनके इतने अच्छे उद्बोधन के बाद में मैं पत्रकार हूँ, बोलना तो कम जानती हूँ, लिखना ज़्यादा जानती हूँ, तो इसलिए बोल तो कम सकूँगी। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि आज इस मंच पर आकर के मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं वृद्ध हो गई हूँ। अभी तक तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं कभी मेरे मन में ये बात नहीं आई कि अब मैं वृद्ध हो गई और मुझे अपनी गति को धीमी कर लेना चाहिए। कहते हैं एक बार मैंने पढ़ा था कहीं कि स्वामी रामकृष्ण जी विदेश भ्रमण के लिए गए थे, तो उन्हें रास्ते में एक वृद्धजन मिले जो 90 साल के थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो फ्रेंच सीख रहे थे और चाइनीज़ सीख रहे थे, फ्रेंच नहीं चाइनीज़ सीख रहे थे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने उम्र में आकर के अब ये सीख रहे हैं और चाइनीज़ ज़रा मुश्किल भाषा भी मानी जाती है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप ये भाषा सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं और कितने, अब इसका उपयोग कब करेंगे, क्योंकि अब आपकी उम्र के साथ में ज़्यादा वर्ष तो अब मुझे लगता नहीं है कि इसका बहुत सदुपयोग कर सकेंगे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि अंत तो हर एक वस्तु का होता है, लेकिन वो जन्म के साथ ही मृत्यु भी का भी आभास होने लगता है कि एक दिन हमको जाना है। जब जन्म होता है तो मृत्यु होगी, है तो अवश्यंभावी सत्य है। लेकिन जब जितने दिन मैं हूँ उतने दिन तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो निरंतर मैं काम में लगा हुआ हूँ और फल की चिंता तो करता नहीं हूँ। स्वामी जी को ये बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने आके अपने सब शिष्यों को कहा और कहा कि उनके जीवन से इस तरह से कुछ सीखना चाहिए। तो मैं भी उसी रास्ते पर चल रही हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। मेरी कई पुस्तकें प्रेस में हैं, समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई हूँ और आप सब लोगों का सहयोग रहता है, आप सब सुधीजनों का सहयोग रहता है, आप लोगों के आशीर्वाद, वृद्धजनों के आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा जो मेरे ऊपर प्रभाव डाला वो बचपन में जब मैं छोटी थी तो अपनी माँ के मुंह से रामायण की बोलियों के साथ में मेरा जीवन, मेरी सुबह शुरू होती थी। मैं कानपुर के एक बहुत ही साधारण घर में पैदा हुई, साधारण औसत मध्यवर्गीय परिवार में, और इतना रूढ़िग्रस्त और परंपरागत वो परिवार था कि सुबह तारों की छाँव में 7-8 वर्ष की लड़की को जाकर के तारों की छाँव में नहाना पड़ता था। तो तब से गंगा से और गंगा के साथ में भगीरथ से और इनसे सबसे मैं जुड़ी रही और उनसे मुझे संकल्प शक्ति मिली, आत्मबल की शिक्षा मिली और उसी ने मुझे जीवन मार्ग में आगे बढ़ाया। दूसरी बात, उस समय सामाजिक आंदोलन हो रहे थे, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसने मन में एक विद्रोह की भावना भी जगाई और उस समाज में जहाँ पर कि लड़के लड़कियों में बहुत भेद उस समय माना जाता था, लड़कियों की शिक्षा दीक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था, मेरा सौभाग्य था कि मैं इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकी। तो ये मैं एक अपने जो विरासत मुझे मिली गंगा और अपनी संस्कृति से, उसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि उसके कारण मैं आज यहाँ पर इस स्थान पे पहुँच सकी। धन्यवाद। धन्यवाद शीला जी। हमारे बीच में सुधा गुप्ता जी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं और एक मेरा सभी जिनको आज सम्मान दिया जा रहा है और जो हमारे विशिष्ट अतिथि मंच पर बैठे हैं, मैंने शुरू में निवेदन किया था कि इस कार्यक्रम को हमको 4:45 बजे तक समापन करना है। तो इसलिए परिचय तो हम किसी भी अपने अवार्डी का शॉर्ट नहीं करेंगे, उनको परिचय देना ही है ताकि आप लोगों को पता लगे कि उनका व्यक्तित्व क्या है। पर जो अवार्डी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो हमें अपना सिर्फ आशीर्वाद दें और अभी उद्बोधन से अलग रखें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि हम कार्यक्रम को समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और ये जो इंडिया इंटरनेशनल का से हमने हॉल लिया हुआ है वो हमको 4:45 बजे आकर बाहर खड़े हो जाएंगे, खाली करो जी।
इसलिए मेरी ये मजबूरी है, मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर रख रहा हूँ। हाँ जी। प्रभा जाजू जी आए और जरा सुधा जी का परिचय कराएं। प्रभा जाजू जी। सौरभ को कैसे जानोगे यदि बंद पवन के द्वार कर दिए, सूर्य भी वही जिसने बंट बंट कर जीवन के भंडार भर दिए। नारी शिरोमणि श्रीमती सुधा गुप्ता जी वह सुरभि हैं जिसने परिवार, समाज, राष्ट्र के भंडार भर दिए। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं की गौरव गरिमा हैं। व्यवहारिक जीवन की ठोस धरती की आप सौंधी सुगंध हैं। नैतिक आदर्शों के प्रति आपकी आस्था गहरी है। जीवन में नया जागरण आए, नई ऊर्जा के साथ कर्तव्य भूमि में सोत्साह निर्भय होकर आगे बढ़ते रहें, नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। आपका यह उद्बोधनकारी स्वर दिल्ली की अनेक सामाजिक संस्थाओं को नित्य आलोड़ित कर रहा है। सुधा में ही सुधा जी अपनी योग्यताओं, समर्पण, आर्थिक सहयोग और तन मन धन से समाज के कल्याण कार्य में निरंतर कार्यरत हैं। गुणी व्यक्तियों की जय जयकार करना और उनका अभिनंदन करना वैदिक काल से ही हमारी संस्कृति का एक अहम भाग रहा। ऐसे अभिनंदन समारोहों में जब हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो निस्संदेह हम व्यक्ति के गुणों और उनकी मानवीय सेवाओं से प्रेरित होकर करते हैं। आज ऐसे ही रत्नों के सेवाव्रती आदर्श जीवन की अभिनंदना यहाँ हो रही हैं। उपेक्षा और उदासीनता से भरे पिछड़े वर्ग की नारियों एवं उपेक्षित बच्चों के उत्थान के लिए रोजगार एवं शिक्षा की धात्री बनकर सुधा जी समाज में उतरी एवं कर्मठ तेजस्विनी महिला के रूप में छा गईं। आप अनेक दिल्ली की अनेकानेक संगठन संस्थाएं आपसे संजीवनी प्राण शक्ति पाकर आगे फल फूल रही हैं। जहाँ वीरानी है, पतझड़ है, सूखा है, वहाँ बसंत के सपने लेती हैं। सूखी लताएं भी आपके संसर्ग में आके हरी भरी हो जाती हैं। पथभ्रष्ट मंजिल की ओर चलने लगता है। अंधकार में भटकता बालक शिक्षा की किरणों से जगमगाने लगता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी आप पूरी तरह से कर्मरत हैं। मुझे इशारा मिल गया कि मुझे बहुत कम बोलना है, तो चलिए मैं अपनी बात को ब्रीफ करती हूँ। Here is a brief introduction of Mrs. Sudha Gupta ji's achievements. Sudha ji has been pursuing her passion of social service for more than 45 years now, and with each passing year, her zeal and speed is only increasing. One introduction of a person is one which may be used to fill up details in a form, and another introduction is one that tells about the activities that have filled her life, those that have helped make life better for all those that she has worked for. I would like to read out a list of her areas of interest, of work and achievements. I will go fast because such a list about Sudhaji's is a long list. Mrs. Sudha Gupta's work has been recognized by the Government of India, which has inducted her in several public welfare committees. She was appointed Metropolitan Magistrate for Juveniles. In 1995, under the chairmanship of Srimati Vimla Sharma, wife of late President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma, she was appointed Treasurer, Mahila Kalyan Samiti. She is running a center for vocational training and giving from her trust 214 scholarships every month to deserving students. She has been making generous financial contributions to hospitals, orphanages, educational institutions, and for other worthy causes. And very soon she is going to have multi-storied hospital on her own. She organized All India Seminar for spreading awareness in drug abuse. Mrs. Sudha Gupta has received award for rural development and family welfare from PhD Chamber of Commerce. She has received the Lifetime Achievement Award in the All India Achievers Conference. She was conferred with the Best Citizen Award by a renowned publication. She has been awarded the Best Innerville Member of District 301 and 310. Rotary Club Delhi North has declared her as the most enthusiastic member. She is President of Delhi Council for Child Welfare, the Palna. Mrs. Sudha Gupta is widely travelled and has also represented the country in 3 international conventions abroad. The list will be endless as a desire to work is boundless. Her passion for work knows no limits. My all salute to Mrs. Sudha Gupta ji. मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको अवार्ड दें। कथेरिया जी उनको शाल पहनाएं।
और हिज एक्सीलेंसी गोवर्धन जी उनको अभिनंदन पत्र भेंट करें। ठीक है। धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर आनंद मोहन जी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर आ जाएं। डॉक्टर आनंद मोहन जी। गुरजाल देवी साहब। दिव्यजन, मंचासीन और मंच के समक्ष आप सब लोग एक से एक बड़े महानुभाव के दर्शन कर रहे हैं। इस समय आनंद मोहन जोशी जी, जिनको गुलजार दहलवी के नाम से सारा विश्व जानता है, आज़ादी के सिपाही, पैगाम एकता और गंगा जमनी तहजीब के शायर फरिश्ता हैं। ये अपने पिता पंडित त्रिभुवननाथ जोशी जार और अपनी माता बेजार श्रीमती ब्रजरानी जी के सुपुत्र हैं और स्वयं गुलजार हो गए। तो जार, बेजार और गुलजार तीनों का संगम इन्हीं के अंदर है। ये उर्दू फारसी के एमए हैं, एलएलबी हैं, पंजाबी भी इन्होंने लाहौर में सीखी थी और एडिटर रहे हैं स्टूडेंट कॉल, इंद्रप्रस्थ, उर्दू साइंस की दुनिया जो CSIR की एक पत्रिका थी, और मुशायरों में शिरकत भी करते रहे हैं 1933 में, जब 6-7 साल के बच्चे थे उस समय से। और उसके बाद इनकी पुस्तकें गुलजार गज़ल, लिंकन के देश में, कुल्लियत गुलजार और आसफ अली के बारे में भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। इनकी सोसाइटीज़ हैं नेहरू बाल सभा 1935 में ही बनी थी और नेहरू यूथ क्लब 1942 में। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तामीर उर्दू 1947 से आज तक हैं। उनका अभिनंदन मैं करता हूँ। मैं BD अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको शाल पहनाएं। कथेरिया जी उनको वसुंधरा रत्न अवार्ड दें। गौरव गुप्ता जी उनको अभिनंदन पत्र भेंट करें। सांस्कृतिक जीवन, साहित्य, कला, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर का इस ज़माने में उसकी कदर अफजाई हो, ये ताज्जुब खेज बात है। एक दौर था सरस्वती का और इल्म का, उसके बाद दौर आया तिजारत का, उसके बाद दौर आया सियासत का, और अब जराइम का दौर है, क्राइम्स का दौर है। ऐसे बदलते हुए दौर में सरस्वती मंदिर में लोगों को सम्मानित करना ये बड़ी दिल जिगर की गुर्दे की बात है। ये रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल दिलो जान से काबिल तारीफ और मुबारकबाद है। आगरे में हम जैसे पागल तो जाते हैं, मगर आगरे वाले एक 91-92 बरस के आदमी को चुन के लाएं कि उसको सम्मानित करें, ये इनका हुस्न अखलाक नहीं तो और क्या है। वरना मियाँ आउट ऑफ डेट स्पेंट फोर्स 92 बरस की उम्र में कौन किसे घास डालता है। ये जितने यहाँ हजरात बैठे हैं, ख़ास तौर से ये जो
साबिक गवर्नर हमारे चतुर्वेदी हैं, ये भी बहुत पुराने मेरे करम फरमा हैं। और जो आज आपने चीफ गेस्ट बुलाए हैं महेश शर्मा, ये मेरे अजीज हैं, इनके वालिद से भी मेरी दोस्ती थी और ये मेरे हमसाए भी थे। मानवता, इंसानियत, शराफत और अखलाक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सोशोलॉजी के एक बहुत बड़े मगरमच्छ है। हमेशा साहित्यकारों की खिदमत और मदद करते हैं। बरसों से मैं देख रहा हूँ कैलाश हॉस्पिटल जो इन्होंने अपने वालिद के नाम से शुरू किया, कोई भी 60-70 बरस से ऊपर का किसी भाषा का, किसी स्टेट का साहित्यकार, अदीब और शायर पहुंच जाए, उसका खुद अपनी निगरानी में मुफ्त इलाज करते हैं। ये शराफत नहीं तो और क्या है। मुझे तसल्ली होती है कि डूबते हुए सूरज को भी देख रहा हूं और सुनहरी सूरज को भी देखा था। एक ज़माने में 90% आदमी अखलाक, तहजीब, शराफत और साहित्य और कला के पुजारी थे। अब खुदा और मौत भी लोगों को याद नहीं है, सिर्फ रुपया खुदा है, रुपया बाप है। इस ज़माने में इल्म और अदब की और बूढ़े लोगों की खिदमत करना और उनको जवान बनाना अपनी तहरीक से, ये भी जादूगरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मुझे ये हुक्म हुआ मेरे अजीज़ महेश जी का कि मैं 2-4 शेर ज़रूर सुना दूँ। बनती नहीं है बादौ सागर कहे बगैर। बड़े से बड़े अधिवेशन जवाहरलाल और मौलाना आज़ाद के ज़माने में भी जब हम जाया करते थे तो बीच में हर घंटा 2 घंटे बाद मुझ जैसे बेवकूफ़ों को खड़ा कर देते, भाई कविता सुनाओ। अब अच्छी खासी माकूल सब महफिल चल रही है, बीच में शायरी भी आ गई। बहरहाल बर्दाश्त कीजिए। अर्ज करता हूँ, गर ज़रा उनसे डर गए होते, गर ज़रा उनसे डर गए होते, जिंदगी ख़त्म कर गए होते। उनके होंठों ने की मसीहाई, वरना गुलजार मर गए होते। रस्म कोहना, पुरानी परंपराएं, ओल्ड कस्टम। रस्म कोहना को तोड़ दे साकी, हुरो जन्नत भी छोड़ दे साकी। अपनी आंखों से मेरे सागर में जिंदगानी निचोड़ दे साकी। मुतफरिक 3 शेर के बाद इजाजत चाहता हूँ। रात को बाहर न जाना छत पे होकर बेनकाब, रात को बाहर न जाना छत पे होकर बेनकाब। चांदनी छू जाएगी मैला बदन हो जाएगा। रात को बाहर न जाना छत पे होकर बेनकाब, चांदनी छू जाएगी मैला बदन हो जाएगा। कहता हूँ, अब कहाँ तुम दस्ते नाजुक से उठाओगे कमा, अब कहाँ तुम दस्ते नाजुक से उठाओगे कमा। लाओ मैं रख लूं कलेजे में तुम्हारे तीर को, लाओ मैं रख लूं कलेजे में तुम्हारे तीर को। चलो 3 की आखिरी रुबाई अर्ज करता हूँ इसमें कि बदमस्त वो अल्लाह सी कुंवारी पलकें, बदमस्त वो अल्लाह सी कुंवारी पलकें, रातों की जगी नींद से भारी पलकें। उन पलकों पे जिस वक्त से डाली है नजर, झपकी नहीं गुलजार हमारी पलकें। उन पलकों पे जिस वक्त से डाली है नजर, झपकी नहीं गुलजार हमारी पलकें। गुलजार जी बहुत 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 धन्यवाद। माफ़ी चाहता हूँ, हमारे सारे श्रोता सुनते रहेंगे, मेरे 4:45 बज जाएंगे, मेरी मजबूरी है। हमारे बीच में डॉक्टर महेश गुप्ता जी बैठे हैं। मेरा महेश गुप्ता से निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें और
और डॉक्टर सुशील चंद्र जी से मेरा निवेदन है कि उनका परिचय दें। महेश गुप्ता जी, सब अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। मैं क्षमा चाहता हूं, अब फोटो छोड़ दीजिए, मेरा निवेदन है प्लीज। ऐसे नहीं होगा। गिरीश जी ऊपर आइए। हेलो, मैं कृपा करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आयोजकों की एक मजबूरी होती है कि वो समय के प्रभाव, अनुशासन, सीमाबद्धता का उनको ध्यान रखना पड़ता है और उसी के कारण ये कार्यक्रम में जो कुछ विलम्ब हो रहा है वो सब मान्य है। मुझे आदेश हुआ है कि मैं श्री महेश गुप्ता जी, जो ओनर सीएमडी हैं केंट वाटर प्यूरिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के चेयरमैन साहब हैं, उनका इंट्रोडक्शन आप सबको दूं। मैं सोचता हूं कि मैं आप लोगों की पेशेंस का और आपकी सांत्वना का बहुत इम्तहान नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप से मैं ये इंट्रोडक्शन दूंगा। महेश गुप्ता जी एक सीरियल इन्वेंटर हैं। आपने बहुत सुना होगा, कुछ लोग सीरियल क्या क्या होते हैं, लेकिन एक सीरियल इन्वेंटर हैं। अब तक जल की शुद्धता पर काम करते आए, 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के सशक्त हस्ताक्षर हैं। और अब आपसे मेरी प्रार्थना है महेश जी कि अब तक जल की शुद्धता पर आपने ध्यान दिया, अब थोड़ा समाज की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी परिचय में मैं देख रहा हूं कि एक बहुत लंबी फहरिस्त है और अगर मैं उन सब का आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूं तो ये बहुत ना तो संभव है ना ये सही होगा। इसलिए मैंने ये कहा है कि जितने भी सम्मान हो सकते थे, राइट, इस समाज में, इस व्यक्ति के लिए और इस क्षेत्र में, वो सब सम्मानों से महेश जी को अलंकृत किया जा चुका है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें समाज सेवा का और जो मैंने कहा समाज की शुद्धता के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। महेश जी, आप एक बहुत अभूतपूर्व वैज्ञानिक हैं, उद्योगपति हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं और एक ऐसे मित्र हैं जिससे सब लोग मित्रता करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप उनको अलंकरण करें। हाँ, इनका तो हो गया, इसमें कर दिया। किसका आरती जैन का? आरती जैन नहीं, अनिल खंडेलवाल। अनिल खंडेलवाल, चलिए अनिल खंडेलवाल नहीं, जिसका कौन, सब लोग देखिए जिनका कौन, ठीक। बाद में हमारे बीच में श्री आर के जैन जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। श्री सुशील चंद्र जी, आप उनका परिचय दें। May I have your kind attention, please? आज एक अजीब घटना हो रही है। अब तक जो कुछ मेरे और श्री राजकुमार जैन जी के जीवन में हुआ है वो ये है कि वो अब तक वो मुझे इंट्रोड्यूस करते रहे हैं और आज उल्टी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है कि आज मैं राजकुमार जैन साहब को इंट्रोड्यूस करूं।
मेरा इनसे परिचय बहुत थोड़े समय से है, केवल 60 साल का है, राइट। और श्री आर के जैन साहब इस वक्त फरीदाबाद निवासी हैं और ओसवाल कास्टिंग्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बहुत सक्षम सफल उद्योगपति हैं। जब इन्होंने उद्योग के क्षेत्र में कदम रखा था, उस दिन से लेकर के आज तक मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और मैंने देखा है कि अथक परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासनता और एक डेडिकेशन की क्या परिभाषा है, वो सब राजकुमार जैन के व्यक्तित्व में शामिल है। जैन साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत महान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं। और मैं अक्सर इनसे कहा करता हूँ कि जो धर्मपरायण काम करके तुम शुद्धता प्राप्त करते हो, उसके बाद एक काम ज़रूर किया करो कि मुझसे मुलाकात ज़रूर कर लिया करो, ताकि मैं तुम्हारे से लिपट के घिसट के थोड़ा सा शुद्धता अपने आप में भी ग्रहण कर सकूं। राजकुमार जी बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। समाज का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने कार्य नहीं किया हो, चाहे मंदिर बनाने का हो या मंदिरों की व्यवस्था का हो, शिक्षा का हो, समाज सेवा का हो। और इसी कारण से जितने भी शीर्षस्थ जैन गुरु हुए हैं और हैं, उन सब ने इनको सम्मानित किया है समय समय पर। वो लिस्ट फिर बहुत लंबी है और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक सूक्ष्म परिचय के लिए, जिससे कि आपको मौका मिले और लोगों के बारे में जानने का, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इनको श्रावक रत्न की उपाधि मिली, उनको जैन रत्न की उपाधि मिली, उनको शासन रत्न की उपाधि मिली, लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड मिले, इंडस्ट्रीज़ के मिले। आत्मोदर जैन सभा के चीफ पेट्रन हैं, फाउंडर हैं जैन जीटो के, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जो बहुत सम्मानित संस्था है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा श्री राजकुमार जैन के बारे में कि श्री जैन ने he has always led from the front, and I wish him on your behalf and my own behalf that you continue to lead from the front and continue the great human services that he has rendered to the society. May you live long, Jain. अब तो 3 हो गए। जैन साहब 1 मिनट आप बोल लीजिए, पर मेरी भी समस्याओं का ध्यान रख लीजिए। मुझे एक बात याद आती है स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने कहा था, द स्पैन ऑफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड द वैनिटीज ऑफ वर्ल्ड आर ट्रांजिट, दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स। तो ये एक संस्था ऐसी है कि अपनों को जलाकर दूसरों को रोशन करना, फकत ये तमाशा हमने क्षमा में देखा। तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कहना तो बहुत कुछ आता था, टाइम नहीं है। हाँ, फिर तो पर ये जो आपने अवार्ड दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर अनिल खंडेलवाल जी, मेरा उनसे निवेदन है, मैं बहुत स्पीड से चला हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, पर मेरी मजबूरी है। डॉक्टर खंडेलवाल साहब, आप काइंडली बैठ जाएं। अच्छा, स्कूल की आदत है, मुश्किल से जाती है, राइट है। अनिल जी, जो कुछ अभी मैंने और मित्रों के बारे में कहा है, वो आपके बारे में भी पूरा वही है। इतने लंबे समय की जान पहचान के लिए अगर कहा जाए कि भाई आप कुछ उसके बारे में बोलो, समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। डॉक्टर खंडेलवाल साहब के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि वे बैंक ऑफ बड़ौदा के
सेवानिवृत्त चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जो बैंक का काम होता है वो अक्सर हम समझते हैं बैंक के बारे में जब भी कल्पना हो तो रुपया पैसे का जमा खर्च अनुदान लोन्स के बारे में होता है। लेकिन डॉक्टर खंडेलवाल साहब ने जो एक काम किया है, जो मैं समझता हूँ उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, जो सबसे बड़ा जो कार्य उन्होंने किया है कि उन्होंने बैंक को एक ह्यूमनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसको मानवता, जो मानवीय व्यवहार और मानवीय लक्षण होते हैं उसमें कन्वर्ट किया। मैं खुद बैंक से बहुत सालों से, बहुत दशकों से कनेक्टेड रहा हूँ और ये बहुत विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा वो बैंक थी जहाँ कि जो कस्टमर सर्विस के नाम से जो कुछ हुआ, जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के नाम से जो कुछ हुआ, उसका अगर लेखक आप ढूंढना चाहें, उसका कर्ता ढूंढना चाहें तो मैं अनिल खंडेलवाल का नाम सजेस्ट करूँगा। इनको कितने अवार्ड मिले हैं ये फिर मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अवार्ड देने वालों के ने कमी नहीं है और अवार्ड लेने वालों में श्री अनिल हमेशा आगे रहे हैं। उनको नेशनल लाइफ टाइम अवार्ड भी मिल चुके हैं। बहुत अच्छे लेखक हैं और अभी उनकी एक जो पुस्तक निकली थी डेयर टू लीड, वो बहुत ही मान्य और वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स पुस्तक रही है सारे संसार में। इन शब्दों के साथ अनिल, आपका बहुत स्वागत है और बहुत सम्मान के साथ और हर्ष के साथ आप काम करें। Respected chairpersons, dignitaries, friends, it is very essential first to introduce me who am I, whether you know me or not. I am Dr. Bapna, a Senior Director of Cardiac Surgery at Medanta Medicity, Gurgaon. I know Dr. Saxena for last 45 years. And he was, actually for me, it is very difficult to introduce him because I am his student and he is my Guru Dronachar. He has taught me whatever he knows it. He was born in the year 1939 and did his graduation from Nagpur Medical College in 1962. He decided to go to US for further studies, especially in the field of cardiovascular surgery. So he left India and went to US for further study. He stayed there for 10 years. During these 10 years, he worked with surgeons of international repute and acquired the degree of Diplomat American Board of Cardiothoracic Surgery in year 1972. During his 10-year stay, he also did his fellowship and wrote many papers of international repute and in journals. He returned to India in 1972 and started working as a professor and started working as a chief cardiac surgeon at Bombay Hospital and Research Center, which is a postgraduate institute, under whom he started with his knowledge and wisdom as a postgraduate institute, and he was recognized as a postgraduate institute of medical sciences. Many students have been trained under his care at Bombay Hospital. He has large number of publications which are international, national, and in many books. He acquired lot of awards. I don't think it's possible to enumerate them, but something which needs special attention that he has acquired the award in the form of from the government of Mauritius as a commander-in-chief of CSK, that is commander-in-chief of CSK, whereas he has been also awarded the commander of Indian Navy by Government of India. Now, as a teacher, he is an excellent teacher, and I would say under his supervision, so many cardiac surgeons have been trained who are working at different places. One thing which I would like to tell you is that he is the person who first started doing
coronary artery bypass surgery in country, and many of them have been operated by him. He is totally dedicated to his work as a teacher, and at the top of it, I would say he is one of the finest human beings which I have ever seen in my life. Thank you very much. गौरव गुप्ता जी उनको शाल पहनाएंगे, मान्य कथेरिया जी उनको अवार्ड देंगे और वीडी अग्रवाल जी उनको अभिनंदन पत्र देंगे। I'm thankful to Respect Age for honoring me with this award tonight. Today, I'm especially thankful because I feel very young. And look at the senior citizens who have been awarded. I feel like a child over here. So I'm very thankful to you for giving me this award. The second comment I'd like to make, I see a lot of people from Agra on the stage. And I'm also from Agra. But don't get the wrong impression. I've never met these gentlemen before this evening. So there is no reason why you should be suspicious of the fact that because I'm Agra, they have given me the award. Giriji, that's right. I met you today only. Then the two other things I wanted to say. One is, yesterday I went to Agra to see my mother. She was not well recently. She's 99 years old. So I said, before I come here, I should go and pay my respects to her. So as I was sitting with her, I said, you want to come to Delhi? You want to see me and get an award? And I said, no, I don't want to come and see. She told me something very important. I didn't expect it. She said, you know, your mother is much better than my mother. I said, why do you say that? He said, my mother passed away when I was 10 years old. And I am still with you today. So I'm really thankful. And a couple of other things. Once, I was in the US for 10 years. And in those days, you couldn't call India, could not talk to anybody. So one day I called, and she said, all your friends, all your colleagues have got trained, and they are professors, and they're doing this, and you're still getting training. I said, Mother, I'm sorry, but I'm a slow learner. I don't learn very fast. So therefore, for 10 years, I've been there. Something very interesting in life, everybody wants to live a long age, but nobody wants to get old. Now, this dichotomy in thought, if you want to live a good, long, normal life, you have to get old. So you have to respect age. Today, people like our friend Mahesh and all that, a lot of scientists are working. And they're working to abolish age. They're working on gene therapy that'll take care of cancer, that take care of this. And ultimately, the secret of life is the aging process that is in every cell in our body. And if we can change the genetic makeup of that, lo and behold, what will happen to this world, I shudder to think. But people are working in those lines. So therefore, I think the secret that I'm going to tell you, and Ramesh has already talked about it, people ask me, you continue to operate? I said, I continue to operate. So what is the secret? The secret is you constantly work with young people, you train them, you learn from them, and you continue to help people, you enjoy your work and enjoy teaching. And if you are helping people, that is the most important part of it.
you will never feel old. Today, my friend Jagdish ji is here. We've been working with him for the last 30 years to establish heart surgery in Africa and Mauritius and all that. And therefore, he knows me, I've been operating day and night every day. And he says, you don't get tired? I don't feel tired. I mean, I might be getting tired. But the secret of success is to work and enjoy your work and help others, and you'll never feel tired. Well, thank you, Girish ji. Thank you, the organizers of this. And Jagdish ji. He's more than a doctor. He's more than a doctor. He was the health minister when we revolutionized healthcare in Mauritius. Mauritius was a developing country. It became part of the गिरीश जी World बैठिए, Bank. गिरीश जी बैठिए। So I think we'll ask him to express a few things also. Thank you. मैं धन्यवाद सक्सेना जी। सक्सेना जी ने आग्रह की बात उठाई है कि हमने कोई पक्षपात नहीं किया। वो तो दिल्ली यहाँ पर चलता है, हमने तो पक्षपात नहीं किया। हमारे जो श्रोतागण हैं, जो साथीगण हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, सबको आइडिया लगा होगा कि किस तरह के लोगों को हमने सम्मानित किया। उसमें कोई रेसिप्रोकल अरेंजमेंट नहीं है, उसमें लॉ की फेक डिग्री भी नहीं है, फेक सम्मान भी नहीं है। जिस तरह के हम लोग पूरे साल लगे रहते हैं सिलेक्शन करने में कि किन को सम्मानित अगले वर्ष करना है, उसका एक बहुत लंबा हमारा प्रोसेस है। हम कभी भी अवार्डी से कोई इनवाइट नहीं करते एप्लीकेशंस। हमारा अपना खुद का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर महेश शर्मा जी को तो जल्दी जाना था, वो चले गए हैं। मैं माननीय कथेरिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन उद्बोधन हमारे बीच में एक 10-15 मिनट का अवश्य रखें। आप ध्यान रखेंगे? ठीक, मैंने पूरा ध्यान। वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय चतुर्वेदी जी, सम्मानित मंच और आज समिति के द्वारा जिन्होंने जीवन भर समाज के क्षेत्र में और जिस क्षेत्र में उनको जिम्मेदारी मिली, उस क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर जो सेवा की है, ऐसे सभी सम्मानित हमारे मैं उन सबको हृदय से अपनी ओर से उनका सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो सब हमसे बहुत बड़े हैं और बहुत योग्य हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि हमने इस मंच के माध्यम से इस समिति ने जिनका सम्मान किया है और उनके बारे में जैसा संक्षिप्त में हम सबको जानकारी मिली है, निश्चित रूप से उनका जीवन समाज के लिए, देश के लिए प्रेरणादायी है। मैं समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज कुछ सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन तो सोच में हुआ है।
और परिवर्तन इसलिए भी हुआ है क्योंकि हम लोगों की थोड़ी गति बढ़ी है। थोड़ा अर्थतंत्र का प्रभाव भी हमारे जीवन में बढ़ा है। और जैसे जैसे अर्थ का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है और ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है। इसलिए क्योंकि इस समय 15 मिनट में हॉल खाली होना ही है, अभी और किसी को भी बोलना है। मैं लास्ट 1-2 सेंटेंस बोल करके और अपनी बात पूरी करता हूं। मेरे को पता नहीं एक कार्यक्रम में इस प्रकार का एक प्रसंग आया कि एक बेटा अमेरिका में, और ये शायद प्रसंग भी आया और अखबार में भी इस तरह का कई वर्ष पहले पढ़ा कि एक बेटा अमेरिका में सर्विस करता था और पति पत्नी दोनों वहाँ रहते थे। लेकिन पिताजी खत्म हो गए, माताजी गांव में रहती थी। तो वो अमेरिका से बेटा आता है और अमेरिका से बेटा आने के बाद माताजी को ये बोलता है कि आप कहाँ गांव में परेशान हैं, मेरे साथ अमेरिका रहेंगे। और आकर के वो एयरपोर्ट पर माने जो सारी संपत्ति थी उसको निस्ताड़ करता है, बेचता है, लेता है और माताजी को लेकर के एयरपोर्ट पर आता है और अकेले एयरपोर्ट से चला जाता है और माताजी को वहीं छोड़ जाता है। इस प्रसंग की सच्चाई मुझे हमने कोशिश भी की थी, मिली तो नहीं, लेकिन मुझे अखबार में मिली, फिर मैंने पता भी लगाया। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज जीवन में आज बहुत हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो समिति काम कर रही है, ये समिति नौजवानों को भी प्रेरणा कैसे मिले, और नौजवानों को प्रेरणा इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसमें हम सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें केवल समाज की भी छोड़ देंगे हम। जैसे हमारे एक प्रोफेसर से मैंने पूछा कि आप रिटायर्ड हो रहे हैं तो आप कर क्या रहे? उन्होंने कहा हम क्या कर रहे हैं, हम जाकर के रिटायर्ड हो गए, अब मेरा काम खत्म हो गया। इस सोच में भी थोड़ा परिवर्तन मुझे लगता है कि इस समिति के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इससे निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने कहा कि आप रिटायर्ड के बाद आपने प्रोफेसर साहब मकान तो बनाया नहीं? कहा मैंने मकान का निर्माण नहीं किया। तो मैंने कहा क्या किया, आप रहेंगे कहाँ जाकर के? उन्होंने ये बोला कि मैंने जीवन भर मकान का निर्माण तो नहीं किया, लेकिन अपने 3 बच्चों का निर्माण किया है और मेरे पास मकान नहीं है, लेकिन उन बच्चे वो 2 IAS हो गए, एक PCS है, अब मैं जीवन भर उनके साथ रहूँगा। ये सोच में परिवर्तन कैसे आए, इस प्रकार की व्यवस्था मैं समझता हूँ कि समिति के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं निश्चित रूप से हम सबको मिलेगी। मैं पुनः जिनको सम्मानित किया गया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और समिति के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कथेरिया साहब का सम्मान करेंगे श्री अब माननीय TN चतुर्वेदी जी और हाँ और VD अग्रवाल जी। उनको चलिए वहीं पा चले। कथेरिया साहब जी ने तो वो पेपर में पढ़ा है, पर मैं हरिद्वार में इसको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से खूब देखे और एक नई बहुत घटनाएं देखी हैं कि लोग अपने माता पिता को लाते हैं और स्टेशन पर छोड़ देते हैं और वो भटकती रहती है कि मेरा बेटा खो गया। और मेरे एक घटना ऐसी घटी
क्षमा करना मुझको, गिरीश जी और आगरे वाले सभी लोग, एक महिला आगरे की, उसके 2 बच्चे और दोनों उसके 3 बच्चे और तीनों की उम्र, एक की 2 साल, एक की 3 साल, एक की 4.5 साल, और उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके परिवार वाले उसको हरिद्वार स्टेशन पर छोड़ गए। वो भटकी, वो हमारे पिताजी को कुछ उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, वो उनको अपनी मेरी वहाँ धर्मशाला है हरिद्वार में, उसमें अपनी धर्मशाला में ले आए। उन्होंने, उस महिला ने सिलाई कर 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 फुटपाथ पर चाय बेच बाच कर अपने अपने बच्चों को पाला। आज वे बच्चे सारे के सारे बहुत अच्छे खड़े हो गए। हम उसे आज भी बहन कहते हैं, वो आज भी उनके बच्चे हमको मामा कहते हैं। हमने तो ये घटना देखी, वृद्धों की तो नहीं, तो आज संस्कार की जो हालत हो गई है, इसलिए आपके हाथ में मैंने एक संस्कारम पत्रिका दी है, जिसको नहीं मिली हो तो बाहर से स्टेज से ले ले। उसका उद्देश्य यही है कि कैसे परिवारों में सकारात्मक सोच बने, कैसी ऐसी सोच बने कि हम परिवार इकट्ठा रह सकें। जिनको नहीं मिली है तो वो अपनी स्टेज से ले सकते हैं, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग कर दी है। हमारे बीच में हिज एक्सीलेंसी ये गोवर्धन जी, जो मॉरिशस के हाई कमिश्नर हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी अपने आशीर्वचन, अपनी 2 बात हम कहें। Dr. Professor R.S. Khatera, Honorable Minister, और डॉक्टर T.N. चतुर्वेदी जी, नेशनल प्रेसिडेंट, और सभी जो ऊपर बैठे हुए हैं, सभी को अपने प्रोटोकॉल रिस्पेक्ट करके, क्योंकि इसमें सभी कंप्लीट नहीं है, इसी कारण उसको ध्यान में रखकर, और सभी रिस्पेक्टेड एज के सभी जो प्रधानमंत्री सदस्य है और सभी गेस्ट, इतना महान व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ बोलना बहुत कठिन होता है। जैसे प्रोफेसर सक्सेना जी जो किया, भारत का सबसे पहला कार्डियक सर्जरी, जो भारत में करीब करीब 10 साल अमेरिका में रहकर वो छोड़कर यहाँ पर आए, और यहाँ पर भी आए तो बेकार, क्योंकि यहाँ संस्था ही नहीं था कार्डियक सर्जरी जहाँ पर करें। ये समस्या, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, कहा कि आपका जगह अमेरिका नहीं है, भारत है। वो छोड़कर यहाँ पर अब अनएम्प्लॉयड। देखो समस्या जीवन में कैसा होता है। लेकिन ऐसा हुआ कि इतनी साल, करीब करीब 50 साल बॉम्बे हॉस्पिटल में रहकर, अच्छा संस्था में रहकर सेवा किया। मेरा तो मैं कहूँगा कि बहुत भाग्यवान है मॉरिशस। बोलते हैं कि मॉरिशस भारत का संपर्क कुछ और है, कुछ संबंध जो है अटूट है, खून के रिश्ता है, और जो दुनिया भर में कोई देश ऐसा, दोनों देश ऐसा नहीं मिला है अभी तक। तो आज आपका प्राइम मिनिस्टर देखो, 1 साल हुआ होगा, 1 साल थोड़ा, लेकिन फिर भी फिजी चले गए। जो कितना अन्याय हुआ था अपने भाइयों बहनों जो मजदूरी के लिए एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट पे गई थी, फिर भी बहाना करके कैसा भी हुआ लेकिन वहाँ पहुँच गए। ऑस्ट्रेलिया गए होंगे लेकिन असली तो वहाँ जाना था। अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन मॉरिशस में, लेकिन श्रीलंका और अनेक देश करके मॉरिशस भी पहुँच गए। इतनी थोड़ी समय में इतनी बड़ी बड़ी देश तो घूमे सभी, अमेरिका जहाँ पर कितना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग आप सुने, इतना इजी नहीं है इतनी समय रहकर इस उम्र में रहने है, लेकिन आप रिस्पेक्टेड ए जो नाम रखा, ये संस्था का बहुत अच्छा रहा। वो बधाई हो आप लोगों का इतने साल से। साथ साथ देखो, मैं तो कहूँगा आप लोगों का ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला, वो कलयुग में नहीं हो सकता है, सतयुग ही में हो सकता है। आपका जो मिनिस्टर इतनी भावना सजन, समय नहीं था फिर भी आकर थोड़ी समय रखकर गए।
उसका प्रिंट लगाकर, और अपना भाई जो मिनिस्टर जी है, ये सतयुग का मिनिस्टर मिला है। आप भारत में सतयुग के रूप में जी रहे हैं। दुनिया भर ये सतयुग आ गया है। मॉरिशस में अपना प्राइम मिनिस्टर करीब 50 साल से प्राइम मिनिस्टर रहा, 10 साल प्रेसिडेंट, अभी फिर भी प्राइम मिनिस्टर फिर से आ गया, कभी सोचे नहीं थे 87 में। और ऐसा देश को नमूना बनाया जो बाप दादे बिहार, यूपी, झारखंड, भोजपुरिया बेल्ट लेकर थोड़ा सा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से जाए गए, और वहाँ पर मॉरिशस को ऐसा बनाया वो नंबर 1 है अफ्रीका में। सभी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वो नंबर 1 नहीं है, सिर्फ अच्छाई में नहीं, बुराई में भी बीमारी में भी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक, कैंसर भी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग द हाईएस्ट। इसी कारण तो डॉक्टर सक्सेना जी का मदद हम लोग को लेना पड़ा। तो मैंने कहने का मतलब है कि जहाँ पर हेल्थ फ्री प्री प्राइमरी लेवल से विद इन 1 किलोमीटर से लेकर अब प्राइमरी हेल्थ केयर, कार्डियक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और न्यूरो सर्जरी डॉक्टर अशोका को ले गए थे, डॉक्टर बपना को ले गए थे वहाँ पर 25 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, मदद के लिए, वो भी पैसे के लिए नहीं, मुफ्त में। कहाँ मिलेगा इस युग में? ये सतयुग नहीं तो कैसा है, जहाँ पर हम लोग बोलते थे कलयुग, कलयुग है, जहाँ पर मुफ्त में आकर 30 साल ओपन हार्ट सर्जरी किया, वो भी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अपना प्राइम मिनिस्टर सोच रहे थे, जगदीश क्या किया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होकर, भारत से डॉक्टर को ला रहे हैं, मारेंगे नहीं आदमी को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी चीज भारत से हो तो अच्छा नहीं है। लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर सक्सेना दिखाया कि अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और बहुत खुशी की बात है, हजारों लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी किए मुफ्त में, साथ साथ ओपन हार्ट सर्जरी भी करवाए मुझे। मैं एक सेंट बजट से नहीं लिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से। 100 मिलियन कहाँ मिला, कैसा मिला, हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी का सेंटर भी बना दिया, वो भी 30 साल 25-20 साल से ओपन हार्ट सर्जरी 25 साल से वहाँ कर रहे हैं। तो इनका आशीर्वाद रहा। और हम लोग चाहते हैं कि इस साल आप लोगों का सबसे महत्व साल है। भारत 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 माता बोलते हैं, बहुत कम देश में अपनी माँ बोलते हैं अपनी देश की, ये भारत माँ ही है और विश्व के लिए है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। जहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर ये अफ्रीका समिट कर रहे हैं, अफ्रीका समिट, हेड ऑफ स्टेट, करीब 50 देश का हेड ऑफ स्टेट आने का आते सप्ताह जो मिल रहा है, मामूली बात नहीं है। और अपने क्षेत्र में सक्सेना जी से बातचीत किया, वो चाहते हैं सभी क्षेत्र में भारत का धर्म है, जहाँ पर अभी तक ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होता है, न्यूरो सर्जरी नहीं होता है, जैसे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, युगांडा, तंजानिया, जाकर मदद करें। अपने लोग भी वहाँ पर बसते हैं, उन लोगों को क्यों ना मदद करें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं देख रहा हूँ आ गया, लेकिन सिर्फ मेरा थोड़ा बोलने का ये बात रहा, लेकिन कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसा सोचें कि भारत विश्व के लिए है। अपना तो पुस्तक में ना, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये असली है। मैं तो अंत में मैं कहूँगा कि देखो, आप बहुत अच्छा लगा मुझे ये रिस्पेक्टेड एज बोला, साथ साथ मैं भी थोड़ा हो गया हूँ, मेरा करीब करीब 70 हुआ है लेकिन मुझे अभी और लंबा जाना सफ़र है। लेकिन मैं बोलूँगा गलती बहुत हम लोग भी की है इस युग में, फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये मेरा तो पिताजी नहीं, दादाजी बोलना पड़ता है अभी इस उम्र में, इतनी एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उसके बाद में कितना अन्याय मानव जाति से हुआ है। हम लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि ये अन्याय जो हुआ है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। और हम लोग, मैं तो कहूँगा कि ये जो रिस्पेक्टेड बोलते हैं, सिर्फ हम लोग अबव 60 के नहीं, रिस्पेक्टेड जब एक बच्चा जन्म होता है तब से सभी जो नाती पोता है सभी को रिस्पेक्टेड देना चाहिए, तब अपना आगे बढ़ सकता है ये देश। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कहा कि बहुत अच्छा है, करना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय मानव जाति से हुआ है और हम लोगों को करेक्ट करना है। जब आप लोग, जब इतनी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक एपिडेमी हो गया है भारत में भी, हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को खुद इनवाइट करें कि अपने बच्चे को डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक बीमारी हो, कैंसर हो,
क्योंकि हम लोग जो खाना देते हैं उसे पॉइजनस खाना होता है। जो वेजिटेबल्स में इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम लोग डाल रहे हैं और वही खरीदते हैं और उसको मानते हैं। जब यूनाइटेड नेशन 25-30 साल से कह दिया है कि ये सब नहीं डालना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि अपना धर्म है। जब हम लोग अपने बच्चे को कैंसर दे रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल? और हम लोग नहीं करेंगे, चुप रहेंगे तो गलती अपना है। तो इससे ज़्यादा न कहकर मैं चाहूँगा कि आप लोग का इतना आंदोलन है, अपना तो धर्म में सब कुछ है। कामधेनु गाय है, एक गाय से एक किसान 15 एकड़ ज़मीन बो सकता है। फुल फ्लेज वेजिटेबल, मतलब मिक्स वेजिटेबल भी कर सकते हैं एक गाय से, वो भी देसी गाय, वो सुअर गाय नहीं जो बाहर से लाते हैं। असली गाय रखना है तो ये रखो। मैं बोलना चाहूँगा कि है आंदोलन। महाराष्ट्र में देखा, कल मैं हिमाचल प्रदेश में रहा, वहाँ पर वाइस चांसलर भी साथ दिया कि हम लोग साथ हैं, डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के साथ। वहाँ का गवर्नर भी है हरियाणा, वहाँ पर उसका गौशाला है। वहाँ पर मैं देखा कितनी 100% जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बायो फार्मिंग कर रहे हैं और बच्चे लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं, जहाँ पर 50% योगा, कल्चरल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज़, साथ साथ साइंस सिखा रहे हैं और बहुत अच्छी ढंग से। भविष्य तो वैसे ही होगा और मैं सोचता हूँ सतयुग आ गया है और हम लोग चुप नहीं रह सकेंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग कि ये काम आप साथ मिलकर करें, क्योंकि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भविष्य गारंटी दे, अपने बच्चों को शुद्ध खाना दें और अच्छा दिमाग, विचार, ह्यूमन वैल्यूज़ इनकलकेट करें ताकि भविष्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद। हिज एक्सेलेंसी गवर्नर जी को, चतुर्वेदी जी उनको सम्मानित करें। कटेरिया साहब उनको आज मुझे लगने लगा कि मेरी शक्ल ऐसी है, कोई भी देखता है तो वक्ता देखता है तो कुछ अलग सोचता है। पहले सोचा था मगर मेरी तो शक्ल अच्छी है, पर आज तो लगने लगा कि मेरी शक्ल देख के ही लोग मैं गोवर्धन जी को एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने सतयुग और कलयुग की बात कही है। हमारा जो क्रम है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग ही आता है। और उसके पहले साल कितने शास्त्रों में लिखे। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, हमें लगता है कि सतयुग बहुत जल्दी आएगा और हम उसके लिए बड़े आश्वस्त बैठे हैं। हमारे इस ऑडियंस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट विजिटर्स हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नलिनी जी और कामलिनी जी, जो फेमस डांसर्स of renowned dancers of India, we welcome to you and your presence has obliged us. R.N. Grover is the Vice President and the former Governor, Lions Governor. Sarojini Pritam is a poetess. Is she here? Oh yes, we welcome to you. And ये पैलेस्टीन के उनको तो सुभाष चंद्रा, Dr. Subhash Chandra. Dr. Subhash Chandra is here? Yes, we welcome to you, sir. And Dr. M.L. Sanghi. Dr. M.L. Sanghi is here. He is a renowned doctor. He is with बाद में हम करेंगे। नहीं, इनको ऑनर नहीं करना। अमृता सांगी और N.K. Singh, Mr. N.K. Singh. And we welcome to you. And Hamid Shastri Sahab, please, he is our PGS awardee and he is a scholar for Sanskrit and Quran and so many all languages.
he can speak simultaneously all subjects. और So we सोमदत्त all- दीक्षित जी, सोमदत्त Som दीक्षित जी, Dixit is awardee and we have already Nikai, and so many other dignitaries are here. We are, because of shortage of the time, Mr. Sardari Lal ji, we welcome to you. वरिष्ठ नागरिक आवाज, ये 10,000 लोगों को आगरा में ये मैगजीन भेजते हैं, दिल्ली के 10,000 मेंबर्स हैं इनके. एंड सो फ्रॉम गाजियाबाद, Mr. N.C. Goyal and Mr. B.K. Goyal, we welcome to you. He is also very philanthropist, Dr. B.K. Gupta. So, आगे बढ़ने दो. अच्छा आगे चलिए. हमारे बीच में एजुकेशनिस्ट अब अभी समय नहीं है, बाद में फोटो खींचाना. अभी कार्यक्रम को समापन करते हुए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूं, वक्ताओं से मांगता हूं जो मेरे से गड़बड़ हुई है, पर और वीडी अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आके सभी को वो धन्यवाद प्रस्ताव रखें और उसके बाद सबको हाई टी पर निमंत्रित करें. वीडी अग्रवाल. जेसी चौधरी जी हैं, वो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अगर मंच पर आकर 2 मिनट का हमें समय वो अपनी बात कह सकें. वो एजुकेशनिस्ट हैं और आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं. देवी टेम्पल बनवाया है, एक बहुत विशाल टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल इन वृंदावन, उसको धाम की पोजीशन में पहुंच रहा है. करोड़ों लोग वहां विजिट करते हैं. आप लोग जो अगर वृंदावन जाएं, उस वहां के दर्शन जरूर करें. एंड दिस क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज एक्सीलेंसी. ही वाज विद अस इन द मॉरिशस एंड ही met to the honorary president, and he is also given the talk between the students in Mauritius. Respected इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी और डायस पे बैठे हुए सारे अतिथिगण, आज मैं पढ़ रहा था कि नोकिया कंपनी, जिसका आपने शायद सबने नाम सुना है, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया. इतनी बड़ी कंपनी जिसका बच्चा बच्चा नाम जानता है, वो आज ख़त्म हो गई. उसके सीईओ ने जाते समय एक वर्ड कहा कि मैंने काम तो बहुत अच्छा किया, मेरी संस्था भी बहुत अच्छी थी, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं ख़त्म हुआ. शायद मैं अपने आप को समय के साथ बदल नहीं पाया, या जिस स्पीड से समय बदला है उस स्पीड के साथ मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, तो मैं पैरिश हो गया. तो जो चीज़ ब्रांड इंसान जो बना है उसने जाना निश्चित रूप से है, वो हमेशा टॉप पे कभी नहीं रहती. हम जब पैदा होते हैं तभी से हमारा मृत्यु का समय शुरू हो जाता है. तो इसलिए अगर हम इस चेंज को एक्सेप्ट करें ग्रेसफुली, और ये एक्सपेक्टेशंस जो हम रख लेते हैं बच्चों से, सिर्फ वही एक तकलीफ़ का कारण है. अगर ये ना रहें तो शायद ये दुख भी ना रहें. तो हमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब हम 26 साल की उम्र में घोड़े पर चढ़कर जोश में होते हैं, उस वक्त हमें ये याद रखना चाहिए हमने बूढ़ा ज़रूर होना है. और उस वक्त हमें कुछ ना कुछ सेविंग उस समय के लिए कर लेनी चाहिए हर वृद्ध आदमी को, जिसने होना ही है कि अल्टीमेटली ये पैसा काम आएगा ज़रूर. तो जो लोग इस प्लानिंग के साथ चल पड़ते हैं और एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं,
और हमेशा यही सोच के चलना चाहिए कि अल्टीमेटली दो ही चीज़ें आपको बुढ़ापे में सुखी रखेंगी, एक ईश्वर से लगाव और प्यार, और अच्छी किताबें जो आपका समय पास करेंगी। और कोई आपके साथ ना खड़ा होगा ना टाइम है, एवरीबडी इज़ बिजी, नोबडी हैज़ टाइम। इसलिए हमें खुद को ही अपने आप को खड़ा रख के, बैलेंस रख के और अपना समय को प्लान कर लें तो शायद दुख कम होंगे। थैंक यू वेरी मच। गिरीश जी आप और चतुर्वेदी जी आप सम्मानित करें। मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता सेक्रेटरी जनरल रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल का हूँ। ये 53वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह है जो प्रतिवर्ष हम यहाँ दिल्ली में करते हैं, और इसमें जो विभिन्न देश की विभिन्न शख्सियत हैं उनको सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनको अवार्ड करते हैं, वसुंधरा अवार्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो डिग्निटीज आए हैं, और यहाँ पर जो मंच के ऊपर मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी थे और डॉक्टर कटेरिया साहब हमारे मंत्री राज्य मंत्री जी थे, हिज एक्सीलेंसी मॉरिशस के हाई कमिश्नर थे, उनके द्वारा ये अवार्ड सेरेमनी की गई है। और इसमें बृहद संख्या में यहाँ उपस्थित लोग हैं और बहुत से विभूति यहाँ आए हुए हैं। ये कार्यक्रम यहाँ पर बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ। जी आगरा के बारे में आपकी मजा। हाँ, वैसे मैं आगरा का हूँ। मैंने हाई स्कूल आगरा से किया था, उसके बाद कारणवश मैं चला गया बाहर पढ़ने, और मेरे पिताजी रेलवे में डॉक्टर थे, वो रिटायर होके आगरे में सेटल हो गए। तो नेहरू नगर में रहते हैं, भगवान टॉकीज के पास, तो मेरा आना जाना होता है आगा। कितने नंबर में रहती है मदर आप? 257 नेहरू नगर में। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और क्या है कि दो चीज़ें होना चाहिए अपने देश में। एक तो जो ओल्डर सिटीजन्स हैं उनको रिस्पेक्ट हो और उनको किसी काम में बिज़ी रखना चाहिए। खाली हम उठा के बैठा दें तो काम नहीं होता है, उनको बिज़ी रखो, उनसे हेल्प लो, और दे हैव अ लॉट टू ऑफर। सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके अनुभव का फ़ायदा लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और उनको एडवाइस करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। मैं डॉक्टर देवेंद्र सक्सेना हूँ। मैं आपको कार्ड दे दूँगा, प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी, बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे, एंड आई हैव बीन अ टीचर फॉर 40 years। मॉरिशस में, इधर USA में, सब जगह टीचर रह चुका हूँ। कार्डियक सर्जरी डेवलप की है इंडिया में और अभी भी चल रहे हैं। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सम्मान दिया। ये नाम ही से जो रिस्पेक्ट एज बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी कारण मैं कहा कि रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब से जन्म हुआ एक बच्चे का, तब से सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और रिस्पेक्ट अच्छी तरह से अच्छी एजुकेशन देवे, ह्यूमन वैल्यूज़ बच्चों पर संस्कार, तो बहुत समस्या हल कर सकते हैं। तो ये आवश्यकता है। गलती तो हो गया है, हम लोगों के उम्र में हम लोग किए हैं, इस उम्र में पता लगता है कि तो अपना है। साथ साथ अपना स्वास्थ्य के बारे में मैं कहा कि कितना आवश्यकता है। आज दुनिया भर में एपिडेमी हो गया है, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, कार्डियक का, कैंसर का। जब बच्चे लोग जन्म लेते हैं तो ये सब बीमारी से नहीं होता है। ये बीमारी कैसे होता है? खुद हम लोग जो खाना देते हैं उसमें ये पॉइजनस थिंग होते हैं और उसी से बीमार पड़ जाते हैं। अपना धर्म कि अब ऐसा खाना देवें ताकि ये बीमारी ना हो, अच्छा पैदा करें। ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, बायो फार्मिंग जो है, ये करने का है और कर सकते हैं। इसमें बहुत भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। और यही जैसे मैं कहा सतयुग के बारे में, तो अब सतयुग आ रहा है। वी हैव टू रिटर्न बैक टू नेचर। जो नेचर होता है तो वही सत्य होता है, वही स्पिरिचुअल होता है। जैसे गांधी जी कहते थे ट्रूथ इज़ गॉड, सच्चाई भगवान होते हैं। तो वैसा ही मैं मानता हूँ कि ये सब असली चीज़ आने से जीवन भविष्य बहुत अच्छा रहेगा।